जो लोग घोटाले, चोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको दिल्ली की जनता कभी भी सत्ता में नहीं पाएगी। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के नाते एक महिला सांसद थी राज्यसभा में। तो वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के घर जाती है, मुख्यमंत्री घर में मौजूद है, वहाँ उपस्थित है, तो वहाँ उनके साथ मारपीट होती है, अभद्रता होती है। तो आप समझ लीजिए कि इस दिल्ली में आम महिला के साथ ये मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं। उनकी पार्टी के नंबर 2 नेता संजय सिंह वो खुद आके मीडिया के सामने बात खुद आके ये बोलते हैं कि हाँ, ये घटना मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुई है और हमारे मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और विभव कुमार के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे गोद में बिठाकर और यह कुमार 10 साल माननीय मोदी जी के काम का प्रमाण और आने वाले 25 साल इस देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, उसके लिए ये 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र जी, दिल्ली में चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये एक भ्रष्टाचारी गठबंधन है। इनका दोनों का मुकाबला आपस में जो सिर्फ सुटबल वहाँ हो रही है वो हम सबको मालूम है। और दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें जितानी है, इसलिए वो दोनों आपस में मुरा कुश्ती लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर 7 सीटें जीतने जा रही है। उनका कहना है कि जब से केजरीवाल जेल रिटर्न हुए तब से आम आदमी पार्टी में ज्यादा ताकत आ गई है। अगर अपराधियों से सहानुभूति होती है तो मुझे इस सवाल थोड़ा सा अटपटा लगता है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली ये बेहतर तरीके से जानती है कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में है, देश किन हाथों में सुरक्षित है। जो लोग घोटाले, चोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको दिल्ली की जनता कभी भी सत्ता में नहीं पाएगी। आपने बात अपराधियों की करी, तो वहाँ तो टुकड़े गैंग वाले लोग भी खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। वही तो मैंने कहा ना, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, जो देश की अस्मिता को गाली देते हो, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो, जो ये कहते हो कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, इस तरह की जो भाषा बोलते हो, ऐसे लोगों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपना नेता बनाने के लिए, अपना चेहरा बनाने के दिल्ली की जनता के बीच में लाते हैं। दिल्ली की जनता तो बहुत शांत है, वो जानती है कि इन लोगों को वोट की चोट कैसे देंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे गठबंधन का दिल्ली में सुपड़ा साफ होगा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है और दिल्ली महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं, अभी सांसद हैं, उनके साथ ही सीएम आवास में कोई घटना हुई है। बहुत दुखद है, शर्मनाक। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के नाते एक महिला सांसद थी राज्यसभा में। तो वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के घर जाती है, मुख्यमंत्री घर में मौजूद है, वहाँ उपस्थित है, तो वहाँ उनके साथ मारपीट होती है, अभद्रता होती है। तो आप समझ लीजिए कि इस दिल्ली में आम महिला के साथ ये मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इन्हीं की पार्टी की बहुत बढ़िया है संतोष पुरी, उनकी मृत्यु किन परिस्थिति में हम सबने देखा है। क्यों किरण बेदी छोड़ के नहीं, क्यों शाहजेल मैंने छोड़ा, क्यों ऋचा मिश्रा पांडे ने छोड़ा। हर वो महिला, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। कई बहनें तो अभी हमारी पार्टी में ज्वाइन करने आएगी। हर वो महिला जो थोड़ा सा भी राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में ऊपर जाना चाहती है, अगर वो आम आदमी पार्टी में, तो अंततः उसको दबाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसके साथ किस तरह की अभद्रता की जाती है, इसलिए वो लोग छोड़ते हैं। और स्वाति मालीवाल तो ऐसा उदाहरण है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि उनकी राज्यसभा के सांसद, उनकी पार्टी के नंबर 2 नेता संजय सिंह, वो खुद आके मीडिया के सामने खुद आके ये बोलते हैं कि हाँ, ये घटना मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुई है और हमारे मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और विभव कुमार के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई की? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे गोद में बिठाकर और यह कुमार। मुझे तो इस पूरे खेल में
खेल को दूसरा नजर आता है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में एक भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, चाहे वो शराब नीति का मामला हो, शराब नीति मामले में भी विभक्त कुमार से पूछताछ हुई है, या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई का मामला हो, मोहल्ला क्लीनिंग में घोटाला जो हुआ है, शिक्षा में जो घोटाले हुए हैं, ये सारे काले कारनामों का अगर कोई राजदार है तो वो विभव कुमार है। इसलिए मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करने से झिझक रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है जो हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री उस अपराधी को बचाने की कोशिश करे जो एक महिला के साथ बुरा व्यवहार करता, बर्ताव करता है। तो आप सोचिए, जो पार्टी महिला के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, जो पार्टी महिला के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, जो पार्टी महिलाओं की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी पार्टी को दिल्ली वाले वोट देके संभव है। आज मैं प्रियंका जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो बोल दी कि मैं भी महिलाओं के साथ खड़ी होती हूँ, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर ये अंदरूनी मामला है तो मुझे प्रियंका गांधी को एक बार सोचना चाहिए कि अगर किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और हम उसे अंदरूनी मामला कहकर छोड़ देंगे तो फिर हम समाज के सेवक नहीं सकते, हम स्वार्थी लोग हो सकते हैं जो ऐसा सोचते हैं। और ये मैंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है जो एक दूसरे की चोरी, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए छुपा हुआ है, मिला हुआ है बस। तो उसी का कारण है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून को मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी, वो भी जमानत नहीं है, अंतरिम जमानत है, और तय किया है कि 1 तारीख के बाद आप सरेंडर करेंगे। इस तरह की भाषा बोलकर अरविंद केजरीवाल सीधा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर, वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा निर्णय जो है वो मुझ पे लागू नहीं होता, मैं तो अपनी मर्जी से काम करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि किस आदमी को कहाँ बिठाना है, किस आदमी को कहाँ रखना है। 1 जून के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहाँ जाना है उन्हें भी पता है, दिल्ली की जनता को भी पता है। अभी आम आदमी पार्टी उनके मुखिया पे वो विदेशों से पैसा लेने को, जो 16 मिलियन डॉलर, वो भी आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन, जो हिंदुस्तान के एक सूबे को अलग करने की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि 2016 से लेकर 2021-22 तक हम लगातार आम आदमी पार्टी को फंडिंग करते रहे। अब आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का, उनके नेताओं का चरित्र कितना आपराधिक है। वो सीधा ये बता रहे हैं 16 मिलियन डॉलर में 134 करोड़ के लगभग राशि, और वो राशि हालांकि पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, इन देश के दुश्मनों से जो आदमी पैसा ले रहा हो, आप उसकी निष्ठा समझ लीजिए। उसकी निष्ठा सिर्फ अपना स्वार्थ है, अपना पेट भरना है, उसे दिल्ली की जनता से, देश की जनता से, देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली की जनता पानी बिजली के मुंह से निकल पा रही है? बिल्कुल निकलेगी। पानी के बिल, अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त 2023 को घोषणा की थी कि दिल्ली वालों पानी के बिल जमा मत कराना। मैं सारे, और बिल उन्होंने फाड़े भी थे, इसका मतलब पानी के बिल तो आ रहे हैं, भ्रष्टाचार तो हो रहा है, फ्री पानी तो धोखा है। और जिनके बिल फाड़े थे वो पूछ रहे हैं, जो बिल हमारा उस समय 10,000 का था, आज वो बिल 50,000 का हो गया, इसे कौन भरेगा? उसका भी जवाब नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के शासन में आने से पहले लगभग 600 करोड़ के फायदे में था, आज 80,000 के करीब उस पर लोन है। पूरी साल भर की बैलेंस शीट गायब है, उसका ऑडिट नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री खुद उस समय जल बोर्ड के चेयरमैन थे, बताएंगे ना कहाँ गया वो पैसा। टैंकर माफिया को खत्म करने की बात करते थे, वो आज उसी टैंकर माफिया को अरविंद केजरीवाल अपने सर पे उठाए हुए हैं। जिस टैंकर माफिया को खत्म करने की बात करते थे 2013 के बाद से, 14 के बाद से, वो टैंकर माफिया इस शासन में 30 से 35% बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और। हाथी के दांत खाने के, दिखाने के जो बोला आपने वो शीश महल यात्रा निकाली थी पूरी दिल्ली में। हमने पूरी दिल्ली में दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को लूट के अरविंद केजरीवाल, जो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाते थे, मैं सरकारी कोठी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा। आज एक नहीं 2-2 राज्यों के पुलिस की सुरक्षा लेते हैं। सरकारी गाड़ियों का, करोड़ों रुपए की गाड़ियों का लंबा काफिला उनके साथ चलता है। और बंगले के तो कहना ही क्या, जहाँ
8-8 लाख के पर्दे लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए का मार्बल लगाया जाता है, एक घर में 15-15 एयर कंडीशन बाथरूम बनाए जाते हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल हम तो सरकारी बंगला नहीं लेने वाले थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये सिर्फ इनका एक लक्ष्य है, कैसे अपना पेट भरना, कैसे अपने साथियों का पेट भरना और जनता को लूटना। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की अगर मैं परिभाषा कहूँ तो एक लाइन में हम कह सकते हैं, झूठ, धोखा, मक्कारी, लूट, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। अभी जैसे आपने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम मोदी का परिवार है, और यहाँ जैसी केजरीवाल गए सुविधा केजरीवाल अपने आप आगे आगे फ्रंट फुट करें। परिवारवाद को अरविंद केजरीवाल की पुरानी वीडियो उठाइए, उदाहरण देते थे, शरद पवार, ये पवार, वो पवार, कभी इसका नाम कभी उसका नाम, दुनिया भर के वो उदाहरण, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबके नाम है। ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद है। आज वो परिवारवाद भी खत्म हो गया। मैंने देखा पंजाब चुनाव के लिए उन्होंने स्टार कैंपेनर की लिस्ट निकाली। नंबर 1 पे पार्टी के शत्रु अरविंद केजरीवाल समझ में आता है, नंबर 2 पे कौन, वहाँ उनका परिवार आता है, उनकी श्रीमती जी का नाम आता है, और पंजाब के मुख्यमंत्री जो वहाँ लीड कर रहे हैं पार्टी को, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम तीसरे नंबर पर आता है। परिवार इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस परिवारवाद को अरविंद केजरीवाल गाली देते थे, आज उस परिवारवाद को पालने का काम, उसका पोषण करने का काम अरविंद केजरीवाल का। इस चुनाव में राहुल गांधी को कहाँ खड़ा देखते हैं? इतने 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, जो इस बात का दावा करती है कि हमने पूरे हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलाने में और हमारे नेताओं ने इतने बलिदान किए, आज एक कुछ लड्डू की तरह एक अपराधी पार्टी के पीछे भ्रष्टाचारी के साथ, भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस भी है, लेकिन एक कुछ लोगों की तरह उनके साथ तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का तो अस्तित्व दिल्ली में तो लगभग खत्म ही हो गया। जब कांग्रेस के खुद अध्यक्ष रविंद्र सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, अपने साथियों के साथ करते हैं, और ये कह के करते हैं, इस गठबंधन से नाराजगी की वजह से हम इस पार्टी को छोड़ेंगे, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस का अस्तित्व बचा नहीं। कांग्रेस से तब बच्चों को बताया जाएगा कि एक थी कांग्रेस। और अगर हम पिछले 10 साल में बीजेपी के सांसद रहे हैं लगातार, उपलब्धियों पर बात करें, पिछले 10 साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने क्रांतिकारी परिवर्तन देखा। अगर मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूं तो आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं बनते, ये यूईआर पे जो भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाला पूरा काम चल रहा है, अगर ये नहीं होता, अगर मेट्रो का विस्तार नहीं होता, चौथी चरण का विस्तार डिले हुआ, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार की एक तरह से सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने दे दी थी। मेट्रो का विस्तार अगर नहीं होता, आप सोचिए दिल्ली में ट्रैफिक समस्या का क्या हाल है। आज दिल्ली में कमर्शियल ट्रक 60,000 से ज्यादा ऐसी संख्या जो दिल्ली में प्रवेश नहीं करती, वो एक्सप्रेस वे को यूज करके दिल्ली के बाहर से निकल जाते हैं। आप सोचिए अगर वो दिल्ली में आ रहे होते तो दिल्ली में प्रदूषण की क्या हालत है। आज भी हालत खराब है, लेकिन अगर वो ट्रक भी आते मालवाहक ट्रक, तो दिल्ली की क्या हालत है। ये एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम, NH-24 का काम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे का काम, कभी दिल्ली आगरा जो बना है या नोएडा से निकल जाए, इस तरह का अक्षरधाम, और जो रैपिड रेल आ रही है गाजियाबाद में तो शुरू भी हो रही है, दिल्ली वाला भी करीब शुरू होने वाला है। इतने क्रांतिकारी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, ये दिल्ली वालों को दिखाई देता है। आप कर्तव्य पथ को देखिए, गुलामी की अस्मिता को हटाने का काम, और वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हमारे जो जवान शहीद हुए उनके लिए वार मेमोरियल बनाना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाना, वो कर्तव्य पथ का जिस तरह से सुंदरीकरण किया गया। आज हर शनिवार, रविवार या किसी भी वीकेंड वाले दिन 1.5 से 2 लाख वहाँ दिल्ली वाले या टूरिस्ट घूमने आते हैं, और वो आके मोदी को आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय देखी जाती है, और नई पार्लियामेंट देखिए, पुरानी पार्लियामेंट को बिना छेड़े, बिना हस्तक्षेप किए, बिना उसके स्वरूप को बिगाड़े, नई पार्लियामेंट का जो स्वरूप निकल कर आया है, आने वाली भविष्य को देखते हुए, तो कितना सुंदर स्वरूप बना है। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर अलीपुर रोड पर जो मेमोरियल बना है, जो पंचतीर्थस्थान बाबा साहब के कहते हैं, तो किसने बनाया? उस तरह के स्थान दिल्ली में बना, पंचतीर्थों को बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया।
बाबा साहब को स्वर्गवास हुए कितने साल हुए, लेकिन उनको भारत रत्न देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अपने जो वरिष्ठ हैं उनके सम्मान और उनके व्यक्तित्व को मान सम्मान देना, अगर वो इस सरकार ने किया, उसके साथ साथ विकास के काम दिल्ली में लगातार किए। एक आयुर्वेदिक एम्स बना कुंडलगाबाद, एक इको पार्क आ रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क होने वाला है, यहाँ सफारी भी होगी, झील भी होगी, बोटिंग भी होगी बदरपुर में। इतना शानदार वो पार्क बन रहा है। इतने डेवलपमेंट के काम, आप प्रगति मैदान की टनल देखिए, जमुना पार जाने वाले को कितनी समस्या का झेलना पड़ता है, लेकिन आज से भी सेंट्रल स्कूल आए नॉर्थ ईस्ट में, और हमारा कोशिश है कि सेंट्रल स्कूल हर जिले में खुले। इस तरह की हमारी भविष्य के लिए भी प्लानिंग है, लेकिन हमारे सभी सांसदों ने मोदी जी के नेतृत्व में विकास के काम किए हैं, और हम सर्वभाग्य कह सकते हैं कि पिछले 10 साल का काम हमारा प्रमाण है। आने वाले 2047 तक के प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत अमृतकाल की तरफ जा रहा है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। दिल्ली एक बेहतर दिल्ली बने, सुंदर दिल्ली बने, स्वस्थ दिल्ली बने, स्वच्छ दिल्ली बने, ये हम सबका सपना है। अगर सारे सांसदों ने अच्छा काम किया तो 6 की टिकट क्यों बढ़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ कोई भी चीज की स्थायित्व नहीं, यहाँ दायित्व मिलता है, और दायित्व की अवधि होती है। आपको ये काम दिया गया, आपने उस काम में परफॉर्मेंस कीजिए, अच्छा कीजिए, उसके बाद आपको दूसरा दायित्व मिलेगा। तो फिर अब देखिए, अगर हमारे सांसदों को रिप्लेसमेंट किया गया तो उसके बदले जो दूसरे कार्यकर्ता है वो भी संगठन में काम कर रहे हैं, 30-30 साल से 40-40 सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमें सांसद का टिकट दो। संगठन ने कहा ठीक है, अब आपने यहाँ अच्छा काम किया, यहाँ आइए। अब उनको बाकी लोग, अब रमेश उन्होंने हमारे सांसद, उनको यूपी का प्रभार दिया गया, तो यूपी का चुनाव संभाल रहे हैं। प्रवेश शर्मा हमारे सांसद, उनको राजस्थान का प्रभार दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में और सेवा का काम कर ही रहे हैं। तो इसी तरह से जो जिस क्षेत्र में है उसकी सेवाओं का लाभ कहाँ ले सकते हैं वो संगठन तय करता है। अभी हाल ही में इनकी दिल्ली सरकार एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था, और उन्होंने जो कहा वो भी सुनने लायक था। इस पार्टी में दलितों के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाता, और दलितों को हे दृष्टि से देखा जाता है, छोटी दृष्टि से देखा जाता है। उससे आजिज आकर राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कौन व्यक्ति मंत्री पद छोड़ते हैं? मैं तो बधाई देता हूँ उनको कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की। वो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह की तरह काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कामों का रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मतलब उनको सम्मान चाहिए। कोई भी ईमानदार आदमी जो देश से प्यार करता है, जो राष्ट्र की उन्नति देखना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी में रह के काम करता है। इन्होंने भी कहते हैं कि हमें उम्मीदवारी इसमें दलित समुदाय से दिया है, उस चीज की दलित उम्मीदवार तो हर पार्टी सीट नहीं है, हर पार्टी देती है, हर पार्टी देती है। आपने अगर वहां से दलित उम्मीदवार दिया है तो उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए उस विधायक ने पिछले 10 सालों में अपने क्षेत्र में क्या काम किया, जाके उस हालत, उस इलाके की दुर्दशा देखी। सीवर ओवरफ्लो है, सड़कों का निर्माण नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक है। उसको आप इस परिप्रेक्ष्य में भी कह सकते हैं कि आपके पास कोई सक्षम उम्मीदवार नहीं था, इसलिए आपने बहुत सारे करते। 7-0 का गणित जो हैट्रिक बन रहेगा इस बार लगता है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं के दम पर और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद पर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प दिल्ली की जनता ने लिया है। इसलिए निस्संदेह 100% हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में 7 कमल के फूल खिलकर आएंगे और दिल्ली में हम 7 सीटें जीतेंगे। दिल्ली की जनता को आप अगर अपने हिसाब से मैसेज देना चाहें? मैं दिल्ली की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, 10 साल माननीय मोदी जी के काम का प्रमाण है, और आने वाले 25 साल इस देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके लिए ये 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 में माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के दावेदार थे, वो चुनाव आशा का चुनाव था। लोगों को विश्वास था कि पिछले 10 सालों में जो घोटाले हुए, चोरियां हुई हैं, देश उससे आज ही जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने वो बंद किया। 2014 के बाद 2019 में जो प्रधानमंत्री ने काम किए, जो वचन अपने पूरे किए, धारा 370 हटाई, जिस तरह का उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट सरकार चलाई, एक सरकार पे एक आरोप नहीं है पिछले 10 साल में। उसके बाद 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव था। लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सलाम किया और फिर उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री चुना।
2024 का चुनाव संभावना का चुनाव है। अब लोग हिंदुस्तान को राष्ट्र शक्ति नहीं, विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। और अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो ये 2024 का चुनाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में एक अग्रसर कदम होगा। 2014 में हम 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वें स्थान पे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद भारत की आर्थिक शक्ति तीसरे नंबर पर होगी विश्व में। आप सोचिए कितने क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि दो बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के एक संदेश के बाद इसलिए युद्ध रोक दिया जाता है कि वहां से भारतीयों को निकाल दिया जाए। ये घटना अपने आप में विश्व में बहुत बड़ी घटना है। G20 का जो सम्मेलन हिंदुस्तान में दिल्ली में हुआ, तो हिंदुस्तान में के बाकी शहरों में हुआ, वो दिखाता है कि भारत कितनी बड़ी विश्व शक्ति बन चुका है। किस तरह से आते तो G20 है, 20 देश आते हैं, 20 देश आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो 21 होते जाते हैं। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के चरण छूने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने विश्व पटल पर जो ख्याति अर्जित की है उसको आगे ले जाने का चुनाव 2024 का चुनाव। इस पर आप क्या कहेंगे, भाजपा को उसका दिल्ली की जनता कितना क्रेडिट देगी? हम दिल्ली की जनता की आवाज उनके हर संघर्ष में साथ खड़े होते हैं। दिल्ली का शराब जो घोटाला था वो सोची समझी साजिश थी। दिल्ली और देश में जब कोविड की लहर आई हुई थी, लोग अपने घरों में छुपे हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथी मिलकर शराब नीति प्लान कर रहे थे कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटा, कैसे अपनी जेबें भरी जाए। और उस आंदोलन को दिल्ली की जनता ने अपना आंदोलन बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने आंदोलन किया और अंततः उनको घुटने टेकने पड़े, शराब नीति वापस लेनी पड़ी। और अब धीरे धीरे जब वो परतें खुल रही हैं, जब वो चोरियां पकड़ी जा रही है, तो उसका हर्ष है। आज उप मुख्यमंत्री 1.5-2 साल से जेल में है, दूसरे मंत्री भी जेल में है, मुख्यमंत्री खुद जेल और बेल के चक्कर में घूम रहे हैं। तो ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के घोटालों की फेहरिस्त इससे भी बड़ी है। शराब घोटाला एक घोटाला है, इसके साथ साथ दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयाँ, मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरह से झूठे पर्चे बनाए गए पैसे कमाने के लिए, जो उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। पैनिक बटन का जो घोटाला है वो बहुत बड़ा घोटाला है। शिक्षा के नाम पर जिस तरह से स्कूलों के कमरों के नाम पर पैसे खाए गए हैं, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। दिल्ली हाईकोर्ट 3 बार फटकार लगा चुका है। बच्चों को आप ड्रेसेस नहीं दे रहे हैं, किताबें नहीं दे रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं। और एक ही क्लास में, एक ही स्कूल के कमरे में 144 बच्चे बैठ के एक दूसरे की तरफ पीट करके अगर पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए शिक्षा का क्या स्तर है। तो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सही मायनों में दिल्ली को लूटने के अलावा उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। अब ये कहा जाएगा पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बहुत बाकी है। और इनके भ्रष्टाचार का अंत दिल्ली की जनता के सहयोग से हम लोग करेंगे और इनको इनके अंजाम तक लेके जाएंगे। आपके नेतृत्व में भाजपा दिल्ली की जनता को इस 2024 के चुनाव में, स्पेशल दिल्ली की जनता के लिए अपने घोषणा पत्र में क्या ऐसा देने वाली है जो जनता को लाभ होगा? हम दिल्ली की जनता को एक बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं की, लेकिन हम उनको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आप हमारे दिल्ली के साथों सांसद जिताइए। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अब एक नया माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है कि हर वो नागरिक जिसकी आयु 70 या 70 से अधिक है, वो चाहे झुग्गी में रहता हो, चाहे वो जेजे कैंप में रहता हो, चाहे वो रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहता हो, चाहे वो फ्लैट में रहता हो, चाहे वो कोठी में रहता हो, हर वो आदमी जो 70 साल के ऊपर का है उसको हर साल 5 साल का निःशुल्क इलाज माननीय प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के तहत मिलेगा। तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करा सकता है, हर साल 5 लाख। ये बहुत बड़ी योजना है, इसको आप लागू करें। इसको हम लागू करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है, उसको भी दिल्ली में लागू करेंगे। इसी तरह एक आवास योजना भी रुकी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक कालका जी में हम 3400 और 1700 फ्लैट जिलापाल बाग में अलॉट कर चुके हैं। इसी तरह से कठपुतली कॉलोनी में तैयार है, कलंदर कॉलोनी, ऐसी 4-5 कॉलोनी माननीय उपराज्यपाल साहब ने अनाउंस की। हमारी कोशिश है कि अगले 2 सालों में ऐसे 50,000 फ्लैट देकर हम झुग्गी वासियों का जीवन बदलने में सफल